दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि वो इसके लिए क्या करें, पैसे को कैसे मैनेज करें, कौन सा तरीका अपनाएं कि वो जल्द से जल्द अमीर बन पाएं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर डेविड बाक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए कुछ बेसिक से फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को अपनाकर ही खुद को ऑटोमेटिक मोड पे अमीर बना सकते हैं। डेविड बाक एक अमेरिकन बेस्ड मिलेनियर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो अपने फाइनेंशियल एडवाइसेस और टीचिंग्स के लिए काफी मशहूर हैं। एक बार उनके एक फाइनेंशियल एडवाइस क्लास में 52 ईयर्स का एक आदमी आता है जिसका नाम जिम होता है और वो डेविड से कहता है कि जिम एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर है, उनकी इनकम अभी $40,000 है और वो अब रिटायर होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान क्या रहेगा। अब डेविड जब ये सुनते हैं कि जिम की इनकम एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से $10,000 कम है, तो वो उसे फाइनेंशियल प्लान बताने के लिए क्लास के बाद अलग से मिलने के लिए बुलाते हैं। जिम और उसकी वाइफ सुई जब डेविड से पर्सनली मिलने जाते हैं तो डेविड उन्हें बताता है कि क्योंकि उनकी इनकम काफी कम है इसीलिए वो इतनी जल्दी रिटायर नहीं हो सकते और उन्हें कम से कम 10 साल का इन्वेस्टिंग प्लान फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो रिटायर हो पाएंगे। इतनी कम सैलरी में तो कोई भी इंसान रिटायर होने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। अब इस बात को सुनकर जिम और उसकी वाइफ सुई एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और वो डेविड से कहते हैं कि शायद डेविड ने जिम के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक नहीं किए हैं। तो उनकी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद ऑथर को एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जो उन्हें पूरी तरह से हैरान कर देती है। जिम और सुई भले ही साल के सिर्फ $40,000 कमा रहे थे, फिर भी उनके खाते में 1.5 मिलियन यानी कि $1.5 मिलियन से भी ज्यादा रुपए थे। इसके अलावा जिम के पास 2 घर भी थे जहां एक घर में वो खुद रहते थे और एक उन्होंने रेंट पे लगा रखा था। इन दोनों घरों के सारे EMIs वो ऑलरेडी भर चुके थे और इसीलिए उनके ऊपर कोई डेट और लोन नहीं थे। ये बात ऑथर को काफी शॉक करती है कि कैसे उनके पास इतनी कम सैलरी है फिर भी उनकी वेल्थ बाकी लोगों से इतनी ज्यादा है। इसीलिए डेविड जिम से पूछते हैं कि क्या उन्होंने वेल्थ इनहेरिट किया है या उनकी कोई लॉटरी लग गई है। इस पर जिम उन्हें बताते हैं कि ये सब जिम और उनकी वाइफ ने खुद की मेहनत और फाइनेंशियल लेसन्स को फॉलो करके ही बनाया है। फिर जब इसका राज ऑथर ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब लोगों को उनकी सैलरी मिलती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले अपने सारे बिल्स पे करते हैं, फिर अपने सारे खर्चे करने के बाद जब उनके पास थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उन्हें वो सेव कर लेते हैं और ज्यादातर मामलों में तो उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं सेव करने के लिए। पर हमने शुरू से ही पहले सेविंग किया और उसके बाद में सारे बिल्स भरे और खर्च किया। शुरुआत में हमने 4% सेव करना शुरू किया था पर आज हम 15% सेव कर ले रहे हैं और अपने पैसे बचाने के लिए हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग भी करते हैं जिससे हमारे पैसे समय समय पर कंपाउंड होते रहते हैं और इसी पैसे से हमें $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। और तो और हमने अपने खर्चे को भी कम कर रखा है। किसी भी तरह की कोई कर्ज जैसी स्थिति को हमने टाला, तब जाके कहीं हमारे पास $1 मिलियन की रकम जमा हो गई। तो दोस्तों, इस चीज से हमें यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें बचाना चाहिए और फिर कहीं जाकर अपने बाकी के खर्चों को करना चाहिए। और यही है हमारे इस वीडियो का फर्स्ट लेसन, यानी लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो यही है कि वो खुद को सबसे आखिरी में पे करते हैं, जबकि वो दुनिया भर के सारे खर्चे पहले कर लेते हैं। सारे बिल्स भरने के बाद, फालतू खर्चे करने के बाद और अपने डिजायर्स, शौक पूरे करने के बाद अगर उनके पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो उसे सेव करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक मोड पे अमीर बनना है तो आपको पे करने का ये तरीका बदलना होगा। आपको सबसे पहले खुद को पे करना होगा, यानी कि सबसे पहले आप इन्वेस्ट या सेव करो। उसके बाद आपके पास जो पैसे बच जाएं उन पैसों से आप अपने बिल्स भरो और अपने बाकी के खर्चों को करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को सेविंग करने के लिए फोर्स कर लेते हैं, ना कि आप सेविंग करने को एक ऑप्शन की तरह रखते हैं कि अगर मेरे पास पैसे बचे तो मैं उसे सेव करूंगा। शुरुआत में आपको ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन धीरे धीरे आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी। आप एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल पाथ को तो फॉलो करेंगे ही, साथ ही आप लिव बिलो योर मीन्स, डोंट बाय एक्सपेंसिव थिंग्स टू प्लीज अदर्स जैसे फाइनेंशियल लेसन्स अपने आप ही सीख जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में अपने इनकम का एटलीस्ट 10 to 20% सेव करने का ट्राई करना है और फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप अपने सेविंग परसेंटेज को बढ़ाते रहें। आपके पास जैसे ही महीने के स्टार्टिंग में सैलरी आती है, आपको अपने सैलरी का 10 to 20% हिस्सा बिल्कुल अलग कर देना है और उसे इन्वेस्ट करने के लिए रख लेना है। इस चीज में मोटिवेटेड रहने के लिए आप खुद को ये समझा सकते हैं कि ये सेविंग एक सैलरी है जो आप खुद को पे कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, द लाटे फैक्टर। दोस्तों, कई लोग रोजमर्रा के खर्चों पर छोटी छोटी रकम लगातार खर्च करते हैं, जैसे कि हर रोज की चाय, कॉफी, सिगरेट, बाहर का लंच या सब्सक्रिप्शन, जिन्हें वो शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। ये खर्चे भले ही छोटे लगें लेकिन समय के साथ वो काफी बड़ी रकम बन जाते हैं। द लाटे फैक्टर इसी बात को समझाता है। ये कहता है कि अगर आप इन छोटे छोटे गैर जरूरी खर्चों में से कुछ ही कम कर देंगे तो आपके पास अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा बच जाएगा, जैसे कि रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड या घर का डाउन पेमेंट।
क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि किस तरह से आप अपनी खराब आदतों के कारण अपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर लेते हैं? पता है कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि आप हर दिन 20 रुपए की कॉफी पीते हो, जो एक साल में 7,300 रुपए का होता है, और साथ ही आप हर दिन 10 रुपए की चिप्स भी खाते हो, जो साल में 3,650 रुपए होते हैं। फिर आप महीने में 300 रुपए की सिगरेट पी जाते हो, जो कि साल का होता है 3,600 रुपए। यानी कि आप साल में कुल 14,500 रुपए के लगभग उन चीजों पे खर्च कर देते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, और साथ ही इन चीजों से आपकी हेल्थ भी खराब होती है। क्या आपको पता है कि अगर इतनी ही रकम आपने हर साल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट की तो 20 साल के बाद आपके पास 15 लाख रुपए और 30 सालों में आपके पास 70 लाख रुपए हो सकते हैं। द लाटे फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को हर तरह के छोटे मोटे सुख से दूर कर लें, लेकिन ये जरूर कहता है कि आप अपने खर्चों पर नजर रखें और ऐसे खर्चों को पहचानें जिनको कम करके भी आप अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। लेसन नंबर 3, पुट इट ऑन ऑटो मोड। तो अब जैसा कि आपने सबसे पहले खुद को पे करना शुरू कर दिया है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दें, यानी कि एक ऐसा मोड जहां पे आपकी सैलरी आते ही अपने आप ही इसका कुछ हिस्सा आपके सेविंग्स या इन्वेस्टिंग प्लान में चला जाए। फिर ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि आपको ये बोलने की जरूरत पड़े कि हमारे तो सब पैसे खर्च हो गए पर सेविंग नहीं हुई, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में तो मोटिवेटेड होने की वजह से सेविंग्स करते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद वो अपना डिसिप्लिन खो देते हैं और उनके पास अपने आप ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद को एक्सक्यूज देकर सेविंग करना बंद कर देते हैं। आपके पास SIP जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डेट पे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा अपने आप ही ऑटो मोड पे इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको एक टाइम के बाद में ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी इनकम इतनी ही है जितना पैसा आपके बैंक में इन्वेस्ट होने के बाद बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जिसकी इनकम महीने की 30,000 रुपए है और ये सैलरी उसे हर महीने की 1 तारीख को मिल जाती है। तो राहुल अब ऑटो मोड पे इन्वेस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो हर महीने की 3 तारीख को 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर देता है, जहां उसे 15% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। हर महीने की 3 तारीख को उसके बैंक से 5,000 रुपए अपने आप ही कट जाते हैं और उसके बैंक अकाउंट में केवल 25,000 रुपए बच जाते हैं। फिर राहुल 5 तारीख को अपने बिल्स पे करता है और इस वजह से धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी तो इनकम 25,000 रुपए ही है और वो इसी में ही रहना सीख जाता है। राहुल की यही 5,000 रुपए की ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसे अगले 25 सालों में 1,64,00,000 रुपए का अमाउंट देती है। लेसन नंबर 4, मेक एन इमरजेंसी फंड। इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपकी हर महीने में जितनी इनकम हो रही है उतनी इनकम हमेशा होती रहे, और शायद कभी कभी आपके जीवन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी से पूछ कर तो आती नहीं है। इसीलिए आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जब भी कोई बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपके यही फंड आपको बचा लें। इसीलिए आपको अपनी इनकम का 5% हमेशा बचाकर इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, और अगर आप इस फंड को बैंक में रखते हैं तो इसमें आपको कुछ परसेंट की, जैसे कि 2 से 5% तक का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो इस इमरजेंसी फंड को कोई सरकारी बॉन्ड या किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, इस बुक के ऑथर डेविड कहते हैं कि इमरजेंसी फंड के 2 नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। पहला नियम यह कहता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी इनकम और खर्चे के हिसाब से आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली बेसिक नीड का खर्चा 50,000 रुपए है तो आपके पास में इमरजेंसी में 6 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, जिससे कि भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो आपका घर 1 साल तक आराम से चल सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि आप इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल अपने किसी निजी शौक को पूरा करने या फिर घूमने फिरने में नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक कि छोटी मोटी समस्या के लिए भी आपको इस फंड का इस्तेमाल नहीं करना है। आप तभी इस फंड का उपयोग कर सकते हैं जब कोई बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आए, वरना इसके अलावा नहीं करना है। लेसन नंबर 5, ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफ। दोस्तों, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपने जिंदगी में सिर पे कर्ज का बोझ लेकर जीना कितना दर्दनाक और स्ट्रेसफुल होता है। इसीलिए जिंदगी को खुलकर और फाइनेंशियल फ्री लाइफ को अच्छे से जीने के लिए डेट फ्री होना बहुत जरूरी है। पर फिर भी इस दुनिया की 90% पॉपुलेशन के ऊपर किसी न किसी तरह का कोई कर्ज जरूर होता ही होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी लोन्स और क्रेडिट कार्ड। आज के लोग केवल शो ऑफ करने के लिए लोन्स ले लेते हैं, जिससे वो अननेसेसरी महंगी चीजें खरीद सकें और उन्हें दिखा सकें जिन लोगों को वो पसंद भी नहीं करते। इन सबके वजह से वो बैड लोन्स और डेट्स के दलदल में फंसते चले जाते हैं
और जब वो अपना बिल समय पे नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें अपनी ओरिजिनल अमाउंट से 2x तक ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसीलिए ऑथर हमें इस क्रेडिट कार्ड के जाल से बचने के लिए बोलते हैं। डेविड कहते हैं कि आपको बैड लोन्स लेने बंद करने हैं और जो भी अच्छे लोन्स आप लेते हैं उन्हें टाइमली पूरा करें। आप अपने लिए ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए जिससे कि आप अपने सारे कर्जे को जल्दी से जल्दी चुका दें और जल्द ही डेट फ्री हो जाएं। क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक मिलीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डेट फ्री होना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।